गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा डे 12 की वीडियो हमारे लिए आ गई है। बेटा वीडियो नंबर 6 है, और हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बेटे इसमें हम इस सीरीज में हम लास्ट वीडियो लेके आ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग है ना बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट ही मेन चीज़ है, लेकिन फिर भी एक छोटे से कॉन्सेप्ट आते हैं, उनको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। वो आता है बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आता है। बेटे व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं पता होने चाहिए। तो व्हाट आर दे आर द सेट ऑफ गाइडलाइन। ये सेट बना हुआ है किसका? गाइडलाइंस का, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या बोलते हैं गाइडलाइंस को? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या होते हैं? दे आर द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस बोल सकते हो उसको, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम डिस्क्लोज करेंगे किसको? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। क्या होता है बेटा? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नथिंग, दे आर द सेट ऑफ गाइडलाइन, दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, और फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सबसे बड़ा अकाउंट स्टैंडर्ड को बनाता कौन है, इश्यू कौन करता है? ICAI। हु इज़ ICAI? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कौन करता है बेटा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनका जो ऑफिस जो बना हुआ है बेटा न्यू दिल्ली के अंदर में, जो इनकम टैक्स की बिल्डिंग है उसके बिल्कुल साथ में ही है इनका जो मेन ऑफिस जो बना हुआ है। वो जो अगर आप CA करेंगे तो आप वहाँ जाएंगे बेटा, वहाँ मेंबर्स का सेक्शन बना हुआ है बेटा। जो बच्चों के लिए जो है वो यूनिट उन्होंने विश्वास नगर में ट्रांसफ़र कर दिया है। वो जो है हमारे इंडिया के अंदर में सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या करती है, ये बॉडी गवर्न करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं। अब सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं? हाँ, सेट ऑफ गाइडलाइन। आप देखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे भारत में, और अटक से लेकर कटक तक, मैं हमेशा कहता हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर में बात करें तो कितने तरह की कंपनी आप सोचो। फार्मा की कंपनी है, कोई FMCG कंपनी है जो फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं, खाने पीने की चीज़ें बनाती हैं। आप देखते हो डिटर्जेंट वाली कंपनियाँ जैसे कहलाती हैं। इसके अलावा IT की कंपनीज़ हैं, आप देखते हैं। आप मेटल कंपनियों की बात करते हैं, आप बैंकिंग कंपनियाँ हैं, कितनी तरह की कंपनियाँ हैं, और सभी लोगों के अकाउंटिंग बनाने के अपने अपने तरीके हैं। एक्चुअली अगर सारी अपने तरीके से चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग बनाने की, यानी कि सभी कंपनियों के रिकॉर्ड्स को एक ही तरीके से बनाया जाए, तो बहुत जल्दी तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ज़रूरत महसूस हुई, तो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना शुरू करा। काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके हैं अभी हमारे पास। ये एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। तो ये हमारे ये क्यों लाए जाते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं देखते हैं। पहली बात तो ये गाइडलाइन है बेटा, क्या है? गाइडलाइन है। दूसरे क्या है, यानी गाइडलाइन है, इनको फॉलो करना होगा। और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए करते हैं, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, कोई क्या फॉलो कर रहा है, कोई क्या फॉलो कर रहा है, उनको खत्म करने के लिए क्या बनाई जाती है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या कराया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे जाते हैं। और रिवाइज टाइम टू टाइम, एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इनको रिवाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि एक बार जो बन गया वो बन गया, ऐसा नहीं होता। यानी कि एक बार जो बन गया उसके अंदर में चेंजेस लाए जा सकते हैं। अगर कंट्री के अंदर में अगर ऐसी ज़रूरत है, अगर लॉ परमिट करता है, तो बिल्कुल इनके अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं। और उनका जो अमेंडमेंट होगा वो अमेंडमेंट आपको मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके मिल जाएगा। यानी कि दे कैन बी रिवाइज टाइम टू टाइम। फिर दे आर मैंडेटरी इन नेचर। ये मैंडेटरी है, कोई कहेगा मैं फॉलो नहीं कर रहा, नहीं है, एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम। दे आर मैंडेटरी इन नेचर। और ये क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब प्लाइबल हैं। प्लाइबल का मतलब दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट फसी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर में। जब अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको ऑटोमेटिकली नज़र आने लगेगा, और इनको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, यानी काफ़ी हद तक रिवाइज टाइम टू टाइम। और ये काफ़ी हद तक मिलते जुलते हमारे क्या हो गए, फीचर्स हो गए। आई थिंक सो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पता लग गया होगा क्यों इशू करते हैं हम लोग, ताकि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके सबसे पहले, और यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। और इसे मैं आपको बताता हूँ एक है ना, अगर ऐसा करते हैं तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मान लीजिए आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदते हैं तो कैसा लगता है आपको लगता है यार बहुत बढ़िया है यार, हॉलमार्क ज्वेलरी है। या अगर मान लीजिए ISI के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हो, यार ISI का है यार, ठीक है यार, सही होगा। तो एक सेल्फ बिलीव आने लग जाता है। यानी कि अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो हमें लगता है कि कंपनी क्या है, जेन्युइन है, और फॉलो भी करना चाहिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आता है ओवर द डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब हम दूसरी डिस्कस करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी यूटिलिटी क्या है और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बेटा हम आएंगे IFRS को बनाएंगे। इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस आपको बेसिक लेवल आना चाहिए। IFRS के बाद थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन फिर भी IFRS की फुल फॉर्म जरूर बता दूंगा। ये कराता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मेरे साथ बोलेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अभी आएंगे बिल्कुल हम लोग इसके ऊपर भी। अभी मैं आपके पास आना चाहता हूँ केवल कि इसके फीचर्स क्या है हमारे पास। अगर हमारे को इन फीचर्स का कुछ आइडिया लग गया तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। बेटे मैं बुक से ही इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, और बुक के अंदर इन्हीं लाइनों को क्या करेंगे बेटा हम लोग अंडरलाइन करके इनको पढ़ने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स क्या है हमारे। इनके फीचर्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बेटा इनका ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे बेटा। आप देखिए आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे होंगे, एक बार आप नज़र डालिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या नज़र आया आपको, आप कहेंगे मिनिमाइज़ करेंगे। क्या मिनिमाइज़ करेंगे बेटे, डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो डाइवर्स का मतलब क्या होता है, जो सभी लोगों ने अलग अलग पॉलिसी जो फॉलो कर रखी हैं उनको हम क्या करना चाहते हैं बेटा यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं विद द ए टू एलिमिनेट दैम टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जिस हद तक पॉसिबल हो वहाँ हम इस पर काम करेंगे। इसके अलावा प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होंगे तो हम बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तीसरा क्या है, अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट एंड अप्लाइड, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है और अप्लाई किया हो तो अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बेटर हो जाती है। काफ़ी हद तक सेकंड और थर्ड पॉइंट मिलता हुआ है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटी, अगर हम दो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने क्या फॉलो कर रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे फाइनेंशियल रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, एनहांसिंग रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। रिलायबल है यार का बल्ला बढ़िया है, हॉलमार्क की ज्वेलरी बढ़िया है, अकाउंट स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कंपनी बढ़िया है। यूटिलिटी क्या है, फ़ायदा क्या है इसका, एक तो प्रोवाइड नॉर्म्स, ये तो नॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं। यूटिलिटी में क्या है, ये नॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं ऑन द विच ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि गाइडलाइंस होती हैं। क्या होती हैं, गाइडलाइंस। दूसरा क्या है, काफ़ी तक पॉइंट रिपीट हो रहा है, यह क्या आता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है बेटा। क्या आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। और ये क्या आता है, क्रिएट कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है अगर हम अकाउंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स ऑडिटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ऑडिटर को भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है तो उसके लिए भी आसानी हो जाती है अगर आपकी कंपनी ने क्या कर रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बाद हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेगेटिव पहलू क्या है, नेगेटिव पहलू हमारे पास दो आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैन मेड, हैंस डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट, यानी कि जो साइंस के अंदर में एक्सपेरिमेंट होते हैं इस तरह का बेटा यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं बेटा, मैन मेड होते हैं, यानी कि हम ह्यूमन बींग से बनाते हैं। अगला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री, हैंस दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात होती है उनकी नेगेटिव में जा रखी है। यानी कोई रूल बनता है तो रूल तो एनवायरनमेंट और लॉ ऑफ कंट्री के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर हमारे देश के अंदर में लॉ चेंज हो जाता है, अगर आप देखते हैं कि हमारे 2013 में कंपनीज एक्ट था, उसके बाद उसको अमेंडमेंट करके 1956 में था, कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया तो अकॉर्डिंगली चेंजेस आ गए। उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो ये दो लिमिटेशंस हैं इसकी हमारे पास। अब मैंने आपसे बात की थी IFRS क्या होता है बेटे, बिल्कुल IFRS को हम डिस्कस करेंगे। IFRS की फुल फॉर्म बताई थी, फिर से रिपीट कर लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर बेटा आपको यही लाइन याद करनी है, IFRS आर द सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, डेवलप करता है। जरूरत क्यों पड़ी IFRS की बेटा, अभी तो मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात करी, अब पूरी वर्ल्ड की बात करेंगे। मतलब विश्व में जो डिफरेंट कंट्रीज़ बनी हुई हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अकाउंट से नहीं मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा। आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ गया, बिजनेस एक लेवल पर जा चुका है कि जहाँ पर हम एक कंट्री और दूसरी कंट्री के अकाउंट्स को भी कंपेयर करने की सोचने लगे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरत महसूस हुई है कि इसका किसका डेवलपमेंट हुआ बेटा, IFRS का हुआ। लेकिन IFRS की जगह हम लोग क्या करने लगे हैं, इनको भी सुपरसीड कर दिया गया है। हम लोग है ना इंड AS फॉलो करते हैं बेटा। क्या फॉलो करते हैं, इंड AS। अभी आएंगे इंड AS के बारे में 2 मिनट बाद बात करेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। उसके अलावा मैंने बता दिया आपको क्या है ये। एक छोटी सी बात और ध्यान रखने वाली है, ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग होती है बेटा। कैसे हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग, प्रिंसिपल अभी आऊँगा जरा मैं। इसके अलावा हमारे को क्या याद रखना है, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। एजम्पशन क्या है यहाँ IFRS में, आपको याद है हमने वहाँ पे कितनी एजम्पशन की थी, 3 की थी ना, कौन कौन सी याद आ गया। हाँ जी सर, एक्यूरल तो हम लोग इंडिया के लोग भी करते हैं, यानी कि ये तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ये तो हमारे इंडिया के अंदर भी सर गोइंग कंसर्न भी थी वहाँ पे, वहाँ एक कंसिस्टेंसी और थी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, यहाँ पे इसकी जगह मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। क्या आगे बेटा, मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। इसका मतलब क्या है कि मेजरिंग यूनिट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इज द करंट परचेजिंग पावर, इट मीन्स एसेट शुड बी रिफ्लेक्टेड एट
एट करंट फेयर वैल्यू, वहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू पे चीज़ों को हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जबकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। और एक कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन है। कांस्टेंट परचेजिंग पावर मीन्स वैल्यू ऑफ कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से भी हम लोग। किसके हिसाब से करेंगे हम लोग, काफ़ी तक 3.4 मिल सा जाता है, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे की वैल्यू आप क्या करते हैं, धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ये एजम्पशन है हमारी IFRS के अंदर में, ठीक है। और बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं करना हमारे को। अब सीधा हम लोग आएंगे बेटा यहाँ पे, और यहाँ आएंगे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर टीचर की नज़र में रहता है क्वेश्चन ये, डिफरेंस क्या होता है हमारी IFRS और इंडियन गैप्स में। इंडियन गैप्स का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर में। तो आपको 2 डिफरेंस आपको याद रखने हैं बेटा, डिफरेंस और भी होते हैं 11 स्टैंडर्ड के ऊपर, ये 2 डिफरेंस हमारे बहुत हैं। पहला है IFRS क्या होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था, जबकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो रूल बेस्ड होते हैं बेटा। क्या होते हैं, रूल बेस्ड हमारे यहाँ पे होते हैं। ये एग्जांपल आप एक बार आपको अब समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ये एग्जांपल आपको खुद करना है बेटा। मैं मेन डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल बेस्ड है, और वो क्या है बेटा, रूल बेस है। अगला चलते हैं बेटे, IFRS जो बेस्ड होते हैं वो फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे होते हैं। इसका मतलब फेयर मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि हम वहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट करते थे इंडियन के लिए, लेकिन ये फेयर मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, ये लिखा भी हुआ है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास से डिफरेंस निकल के आता है किसके अंदर में, IFRS में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर में। चलिए इसके बाद एक टॉपिक पे और आएंगे बेटा, वो टॉपिक हमारा है बेटा इंड AS है बेटा। क्या है, इंड AS का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि आप देखो इतनी सारी कंट्रियाँ हैं, अगर इतनी सारी कंट्री को मिलाने लगे तो बेटा ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। जैसे अब कोरोना के अंदर आप देख रहे हैं, कोरोना के अंदर में मोदी जी ने 2 बार लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 बनाया। अब उसके बाद शायद अब क्या कहने जा रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि भैया मैं किस पे काम छोड़ रहा हूँ भैया, अब ये स्टेट्स पे काम छोड़ रहा हूँ। स्टेट्स अपने हिसाब से क्या बनाए, पॉलिसी बनाए। अगर इस तरह की बात होती है, इसका मतलब हर राज्य के अंदर अलग अलग बना रहे हैं। ऐसे क्या करेगा, तो इंडिया के अंदर भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करा गया है, फॉलो करा गया। ये पैराग्राफ पढ़ के देखना बेटा, बहुत बढ़िया पैराग्राफ बना हुआ है 3.16 के अंदर में, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि यार अकाउंट ये क्यों हम फॉलो करते हैं। मेन रीज़न ये है कि डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के कारण ये करते हैं। अब इंड AS का तरीका क्या है, इंड AS हम लोग क्यों फॉलो करते हैं बता देते हैं। इंड AS का पहले मतलब है कि एट द सेम टाइम बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ इन एवरी कंट्री आर डिफरेंट, हर एक कंट्री में डिफरेंट है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव द सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट विल अप्लाई टू ऑल द कंट्रीज। तो IFRS में ये प्रॉब्लम आई थी बेटा। सो ठीक है, तो इसी कारण से हम लोगों ने ये चेंजेस करने की बात करी है। यानी कि क्या, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हैज़ बीन इशूड सच टर्म्स एज IFRS, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अडोप्टिंग IFRS डिसाइडेड टू प्रिपेयर इट्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट टू IFRS। ये काफ़ी हद तक IFRS के ही इक्विवेलेंट है, काफ़ी हद तक 95% तक ये चीज़ें सेम है। दस इंड AS कैन बी सेड टू हैव बीन कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स ऑफ IFRS, उन्हीं से हमने डेवलप किए हैं। दस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नोन एज द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि मोटा मोटा आप समझ लीजिए इंड AS और IFRS क्या है, एक ही चीज़ है। अब इंड AS की एप्लीकेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि इंड AS किसके लिए कंपलसरी है, किसके लिए अप्लीकेबल है, कौन बनाएगा, छोटा मोटा दुकानदार नहीं बनाएगा। इसके लिए ये लोगों पे अप्लाई होता है। यानी कि कोई भी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टेड है हमारे यहाँ पे, आप देखते हैं शेयर बाजार में देखते हैं वहाँ पे लिस्टेड है, तो वो बनाएगी। और हैविंग नेट वर्थ और 250 करोड़ और मोर, नेट वर्थ का मतलब उस कंपनी की जो कैपिटल है वो 250 करोड़ या उससे ऊपर होनी चाहिए। यानी छोटी मोटी कंपनियों पर अप्लाई नहीं होगी। छोटी मोटी कंपनी अप्लाई करके भी क्या करेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ी जाना है उनको आगे। और देयर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, यानी कि इनकी होल्डिंग कंपनी मतलब इनकी पेरेंट कंपनी या इसी के अंडर में कोई कंपनी चल रही है तो उसको सब्सिडरी कहते हैं। एसोसिएट का मतलब उसी के साथ की कंपनी, और जॉइंट वेंचर कंपनी उसी से जो कंपनियां निकली हुई हैं उनके ऊपर आएंगे। बिसाइड द अबव कंपनी अदर कंपनी में अडॉप्ट द इंड AS वॉलंटरी। अगर कोई भी इसके अलावा भी चाहता है तो वो इंड AS को क्या कर सकता है, वॉलंटरी फॉलो कर सकता है। थोड़ी सी बात और करेंगे तो डिफरेंस क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिंसिपल बेस्ड, इंड AS जो हमने करा था कि IFRS की तरह ही है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, रूल बेस हैं। सेम ही डिफरेंस हमारा आ गया जो पहले वाला था, क्योंकि सेम है। बस इंड AS की जगह वर्ड यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे IFRS की जगह वर्ड यहाँ पे इंड AS यहाँ आ गया है। इंड AS इन्वॉल्व फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट वाइल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सेम डिफरेंस है जो IFRS और उसके अंदर थे। एक यहाँ पे ये थोड़ा याद कर लीजिए कि एजम्पशन क्या क्या है। यहाँ पे 2 एजम्पशन फॉलो करते हैं हम लोग इंड AS में, गोइंग कंसर्न और एक्यूरल। यानी कि हमने कंसिस्टेंसी को हटा दिया है, क्योंकि वहाँ पे भी देखा था आपने कंसिस्टेंसी की एजम्पशन नहीं थी हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे इंड AS के बारे में हम लोगों ने जानकारी करी है। तो मैंने आपको बताया था
इसके लिए आपको बेसिकली दोबारा आ जाता है, यहाँ पे बाद में भी दे रखा है एप्लीकेबिलिटी क्या है इंड एस की, कि कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और 250 करोड़ रुपए से ऊपर इनका टर्नओवर होता हो, या इनकी एसोसिएट कंपनी है, होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनी है, उन लोगों के ऊपर भी इंड एस अप्लाई होता है। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। चैप्टर नंबर 3 आपका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बट अगली बार जब हम मिलेंगे तो डे 13 के लिए जो हमारा टारगेट होगा वो हमारे लिए क्या होगा, वो होगा हमारे पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो छोटा सा चैप्टर है वो एक ही क्लास में कवर हो जाएगा बेटा, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक प्रैक्टिकल के लिए और ला सकते हैं हम लोग। तो हमारा अगला टारगेट होगा कैश और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटा। थैंक यू।